हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार के परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जैसे कि सीजी, व्यापम, सीजी, पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ का भी मैं एग्ज़ाम सेट हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों का अभी सीजी पुलिस का सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हूँ। आप लोगों का लगभग छत्तीसगढ़ का कंप्लीट टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है और इंडिया जीके का भी कंप्लीट हो गया है। लगभग एक दो टॉपिक बचा था, तो आज का ये वीडियो होगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा या फिर किसी भी प्रकार का पीडीएफ की आवश्यकता होगी, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग उसमें एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए कौन सा पीडीएफ चाहिए करके, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ पर्यावरण का। छोटा सा टॉपिक है, इसमें टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये 50 लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के बारे में क्या सही है, एक मिनट। पर्यावरण के बारे में क्या सही, देखिए, सजीवों के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण, जिसको कृत्रिम पर्यावरण बोलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल आता है और कृत्रिम पर्यावरण में मानव निर्मित जो खेत होता है और जो चिड़ियाघर होता है, ये आता है। पर्यावरण को कितने घटकों में बांटा गया है? पर्यावरण को दो घटकों में बांटा गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक में आपके नदी, पर्वत, पठार, वायु, जितने भी अजैविक जीव वस्तुएं होती हैं वो सब आते हैं। ये सब चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, वायुमंडल के बारे में क्या चाहिए। हमारा जो पृथ्वी के ऊपर में जो वायु का परत पाया जाता है उसको बोलते हैं वायुमंडल। इसको जो है 5 परतों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि 7 से 14 किलोमीटर तक है। दूसरा समताप मंडल, इसको 14 से 50 किलोमीटर के बीच में है। तीसरा मध्य मंडल, ये 50 से 85 किलोमीटर के बीच में है। अयन मंडल 85 से 600 किलोमीटर के बीच में है और बहिर्मंडल 600 से 10,000 किलोमीटर के बीच में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, वायुमंडल की सीमाओं के बारे में क्या सही है। क्षोभ सीमा जो है वायुमंडल और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होता है, मतलब क्षोभ मंडल के बाद में है। समताप मंडल आपका समताप सीमा समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। मध्य सीमा मध्य मंडल और अयन मंडल के बीच में है। अयन सीमा आपका अयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच में है। इन सीमाओं की जो औसतन मोटाई जो है 1.5 किलोमीटर है। कितनी है? 1.5 किलोमीटर इसको मानी जाती है। देखिए, चलिए ये सब सही। देखिए, इसको एक चीज़ और ना, इसको क्षोभ मंडल को क्या बोला जाता है? इसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। समताप मंडल को आपका थर्मोस्फियर बोला जाता है। मध्य मंडल को आपका मिसोस्फियर, अयन मंडल को आयनोस्फियर और जो बहिर्मंडल होता है उसको एक्सोस्फियर बोला जाता है। और इसकी जो सीमा होती है, क्षोभ सीमा को आपका ट्रोपोपाउस बोलते हैं, समताप सीमा को थर्मोपाउस बोलते हैं, मध्य सीमा को मिसोपाउस और अयन सीमा को आयनोपाउस बोला जाता है। इसको याद रखिएगा ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, क्षोभ सीमा के बारे में, ये वायुमंडल के बारे में क्या सही। क्षोभ मंडल में जीव जंतु का निवास और मौसम परिवर्तन होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि 30 से 40 किलोमीटर के बीच में रहता है। इसमें हवाई जहाज चलता है ना। मध्य मंडल में क्या होता है, इसलिए सबसे ठंडा मंडल होता है। अयन मंडल कॉस्मिक मंडल इसको बोला जाता है। इसमें रेडियो का विकिरण होता है। इसमें ध्रुवीय उपग्रह जो है अयन मंडल में स्थित होते हैं। इसमें अंतरिक्ष स्टेशन रहता है। देखिए, जो अयन मंडल होता है इसमें क्या होता है, अयन मंडल में जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इसको अंतरिक्ष सीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष सीमा। इसको कार्बन रेखा भी बोला जाता है। देखिए, बहिर्मंडल जो है यह आयतन मंडल कहलाता है, ये ठीक है। इसका तापमान जो है 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। बहिर्मंडल में रेडियो सिग्नल प्राप्त होता है, गलत। ये देखिए, रेडियो सिग्नल कहाँ प्राप्त होता है, ये जो है अयन मंडल में प्राप्त होता है ना। इसको याद रखिए, ये गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है ना क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्या चाहिए। जैविक घटक को 3 घटकों में बांटा गया है, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक उसको बोलते हैं जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उपभोक्ता जो है उनसे भोजन को अपने उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, जो कि उनसे भोजन अपना लेते हैं, अपना भोजन करते हैं, हरे पौधों से अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटक जो है जो उपभोक्ता होते हैं उनको ख़त्म करके, उनको जो जब उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उनको अपघटित करके जो एनर्जी है उसको पुनः पृथ्वी में रिलीज कर दिया जाता है।
देखिए उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता इसको शाकाहारी बोलते हैं, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता मांसाहारी कहलाता है, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता सर्वोच्च मांसाहारी कहलाता है। इसको याद रखिए, उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए उपभोक्ता के बारे में क्या चाहिए। प्राथमिक उपभोक्ता ये उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता ये प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये इसको मांसाहारी बोला जाता है। और तृतीय उपभोक्ता ये प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, तृतीय उपभोक्ता कहते हैं ना। इनको सर्वोच्च मांसाहारी भी बोला जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला के बारे में क्या चाहिए। खाद्य श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश से हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और जो हरे पेड़ पौधों को कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता, और इससे फिर अपघटक जो है अपघटन क्रिया द्वारा पुनः एनर्जी को रिलीज कर देता है। ये फिर पृथ्वी में चला जाता है। ये याद रखिए, ये क्रम जो है, ये ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे तक का रहता है। पहला रहेगा आपका सूर्य प्रकाश, फिर हरे पेड़ पौधे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय तृतीय उपभोक्ता, फिर अपघटक। याद रखिए, ये वाला पूछा जाता है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। खाद्य जाल के बारे में क्या सही है। यह बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। खाद्य श्रृंखलाएँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक खाद्य जाल में संपूर्ण समुदाय के जीवों का संबंध स्थापित होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, फिर भी यह कई पथों में होता है। ये सब सही याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या सही। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों का संचयन एवं जैव संचयन को क्या बोलते हैं, जैव संचयन बोला जाता है। सर्वाधिक जैव संचयन जो है पोषण स्तर के सर्वोच्च उपभोक्ता में संग्रहित रहता है। हानिकारक पदार्थों का सर्वाधिक संचयन सर्वोच्च मांसाहारी में रहता है। देखिए पोषण जो है, पोषण स्तर है, उसका सर्वोच्च उपभोक्ता आपका तृतीय उपभोक्ता कहलाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अपघटक के बारे में क्या चाहिए। वे जैविक घटक जो जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर को अपघटित करते हैं, उनको बोला जाता है अपघटक। ये ऊर्जा पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी क्रिया के फलस्वरूप ये जटिल कार्बनिक पदार्थों तथा सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं ना। यही जो है पृथ्वी का सफाई करता कहलाता है। ये नहीं लिखा है ना, यही जो है पृथ्वी का सफाई करता है या मेहतर कहलाता है। याद रखिए, ये सबसे ये सफाई करता रहेगा नहीं। देखिए अजैविक घटक के बारे में क्या है। अजैविक घटक को दो भागों में बांटा गया है। एक कार्बनिक घटक, एक अकार्बनिक घटक, इसमें कार्बन के अलावा सारे तत्व आते हैं। और दूसरा कार्बनिक घटक, इसमें समस्त जीव जंतुओं के एवं पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इनको बोला जाता है कार्बनिक घटक। देखिए भौतिक घटक भी कभी कभी जो है अकार्बनिक घटक के अलावा जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको भौतिक घटक में भी शामिल कर दिया जाता है। मृत जो घटक होते हैं जैसे कि जल, मिट्टी, वायु, इनको भी भौतिक घटक में शामिल किया है। लेकिन मेनली इनको दो भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। चलिए अगला देखते हैं, ये सही है। देखिए परिस्थिति तंत्र के बारे में क्या है। पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके बारे में देखिए। घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, घास सूर्य के प्रकाश से भोजन। ये घास क्या है, ये जो है उत्पादक है। इसको टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय सांप जो है तृतीय उपभोक्ता। इसमें चील को भी ले सकते हैं, चील, मोर को, लेकिन हम लोग अभी मेनली 3 ही को देख रहे हैं। देखिए जंगल में क्या है, जंगल का जो पारिस्थितिक तंत्र उसके बारे में। पेड़ पौधे जो है उसको खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है, लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता और शेर तृतीय उपभोक्ता है। समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र वहाँ पे समुद्री का ही उत्पादक है। छोटी मछलियाँ प्राथमिक उपभोक्ता, बड़ी मछलियाँ द्वितीय उपभोक्ता और शार्क जो है सबसे बड़ी मछलियाँ हैं, ये जो तृतीय उपभोक्ता कहलाती हैं। रेगिस्तान में आपकी कटीली झाड़ियाँ उत्पादक रहेंगे। चूहा उसका जो है प्राथमिक उपभोक्ता, सांप द्वितीय उपभोक्ता और चील तृतीय उपभोक्ता। ये सब सही, इसको याद रखिएगा नहीं, एक क्रम है, इसको पूछा जाता है। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में क्या सही है। जब जीवों के जीव भार, संचित ऊर्जा आदि को चित्र द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड। ये 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और संचित ऊर्जा पिरामिड। इसको याद रखिएगा, सब सही है इसमें का। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में क्या सही है। जीव संख्या पिरामिड किसको बोलते हैं, यह जो संख्या पर आधारित होता है, जो सीधा या उल्टा होता है। ये सीधा जनसंख्या के हिसाब से। रेगिस्तान में इसका पिरामिड उल्टा रहेगा, लेकिन ऐसे ही आप जंगल में ले लेंगे तो इसका पिरामिड सीधा हो जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, जीव भार पिरामिड। एक मिनट ना, जीव भार पिरामिड यह जो है भार आधारित पिरामिड होता है, जो कि घास के मैदान में सीधा और तालाब के मैदान में उल्टा रहता है।
संचित ऊर्जा पिरामिड यह जो है संचित ऊर्जा पर आधारित होता है, जो हमेशा सीधा रहता है। उपरोक्त सभी सही है। देखिए, जैव विविधता के बारे में क्या कहा जाता है। जीव जंतु एवं पादपों की प्रजाति की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। एक अनुवांशिकता विविधता जो कि जीन के आधार पर होता है। दूसरा आपका जातीय विविधता जो प्रजातियों के आधार पर होता है। तीसरा आपका समुदाय एवं परितंत्र विविधता, ये जो समुदाय एवं निवास स्थान के आधार पर होता है। ये उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, जैव विविधता संरक्षण के बारे में क्या सही है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। ये स्वस्थान संरक्षण, इसमें अपने स्थान में, अपने वास्तविक स्थान में संरक्षित किया जाता है। इसका उदाहरण जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व है। दूसरा देखिए, इसका बाह्य स्थान संरक्षण है। यह अपने वास्तविक स्थान से अलग रहकर संरक्षण जो है संरक्षित किया जाता है। उदाहरण में जीन बैंक, बीज बैंक, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, ये सब जो है बाह्य स्थान संरक्षण के उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या सही है। यह स्वस्थान संरक्षण का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीव संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है। ये सही है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में इसका निर्माण किया गया था। ये जो उत्तराखंड में है। देखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमिस, जो कि सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। इसका जो चौड़ाई है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है 4400 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4400 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। इसका क्षेत्रफल जो है 0.03 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बटन। ये याद रखिएगा, सब पूछे जाते हैं ना, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ के रण में है। कहाँ पे है, कच्छ के रण में। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या सही है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है मणिपुर में है। इसमें संगाई नामक जीव को संरक्षित रखा गया है। संगाई एक हिरण है, उसको संरक्षित रखा गया है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, जो जिसकी संख्या 12 है। देखिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुजरात में है। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा असम में, और जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में भी इसको संरक्षित किया गया है। भीतरकनिका का राष्ट्रीय उद्यान जो है कछुए के 4 प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि राजस्थान में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं, ये हरियाणा में है। देखिए, अब तक कुल जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे भारत में स्थित है। इनकी चर्चा जो है की जाती है। इनको बार बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा ना, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। चलिए अब कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में क्या से ये बोल रहे हैं ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना जो है 1955 में किया गया। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, 1975 में इसका स्थापना किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1974 में इसको स्थापित किया गया था। हरिके वेटलैंड पंजाब में है, 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पेरियार केरल में है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है बोल रहा है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ही है। ये 1989 में इसका स्थापना किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 1936 में इसका निर्माण हुआ था। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये 1984 में इसका स्थापना हुआ था। रणथंभौर आपका राजस्थान में 1980 में इसका स्थापना किया गया था। काजीरंगा असम में है, 1974 में इसका स्थापना किया गया था। और जो बेतला है ये झारखंड में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का सही मेल नहीं है। गिर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में 1982 में इसकी स्थापना की। सुल्तानपुर हरियाणा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है। केबुल लामजाओ मेघालय, सॉरी ये गलत है ना, ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। देखिए क्या बोल रहे, सुमेलित नहीं बोल रहे हैं ना। तो केबुल लामजाओ कहाँ है, मणिपुर में, इसको याद रखिएगा, मणिपुर में। सैडल पीक आपका अंडमान निकोबार में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कंचनजंगा सिक्किम में है,
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा सही नहीं है बोल रहा है ना। चलिए देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। देखिए, डायनासोर जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी मध्य प्रदेश है। भारत का एकमात्र डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ये करेंट वाला है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे अफ्रीका से चीते लाए गए थे, उनको यहाँ पे संरक्षित किया गया है। केवलादेव घाना महाराष्ट्र में, ये गलत है। ये जो है राजस्थान में, कहाँ पे है? केवलादेव राजस्थान में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही? नंदा देवी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ये सब अब राष्ट्रीय उद्यान का है ना, याद रखिएगा। राजा जी उत्तराखंड में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है, मानस असम में है, सरिस्का राजस्थान में है, थार राजस्थान में है और रायमोना आपका असम में है। रायमोना 2021 में स्थापित किया गया था। वह सबसे नवीनतम स्थापित अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान आपका रायमोना है ना, असम में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में क्या सही है? यह स्वस्थान संरक्षण का उदाहरण है। क्या है? स्वस्थान संरक्षण का ना, इसको याद रखिए। पूछा जाता है कि किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है करके। इसमें एक या एक से अधिक जीवों को संरक्षित रखा जाता है। जिस जगह में पर्याप्त भू आकृतिक जीव जंतुओं वनस्पति की बहुलता होती है उसको सरकार जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करता है। 2023 की स्थिति में कुल 566 वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 566। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कच्छ का डेजर्ट है, जिसका क्षेत्रफल 7506.22 किलोमीटर है, जो कि गुजरात में है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य पिट्टी व गुजा इजलैंड है, जो कि 0.01 किलोमीटर है। यह लक्षद्वीप में है। देखिए, इधर घड़ियाल संरक्षण के लिए चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है। थामिन परियोजना लोकटक झील में है, जो कि मणिपुर में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उनसे संबंधित जीवों के बारे में क्या सही है? कच्छकरण जो है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडा को संरक्षित है, जो कि असम में है। कच्छकरण गुजरात में है। दाचीगाम हुंगाल के लिए है, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए है, ये गुजरात में। वन विहार जो है सफ़ेद बाघ के लिए है। राजस्थान राष्ट्रीय पार्क ऊँट के लिए है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आपका साइबेरियन क्रेन के लिए है। शिकार देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका कस्तूरी मृग के लिए है। बद्रीनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए। ये याद रखिएगा कौन सा अभ्यारण्य जो किस जीव के लिए संरक्षित रखा गया है करके है। चलिए देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से पक्षी विहार के बारे में क्या सही है? नवागंज पक्षी विहार उन्नाव में है, उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। घाना पक्षी विहार भरतपुर में राजस्थान में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार जो है चोराव गोवा में है। चिल्का झील आपका पश्चिम पक्षी विहार पूरी उड़ीसा में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विहार जो है श्रीनगर में है। एक इसमें याद रखिएगा, सलीम अली का ये वाला सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये दोनों में अंतर है ना। ये जो है श्रीनगर में है, उसको याद रखिए, दोनों में अंतर है। ये वाला डाउटफुल रहता है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारत में अभ्यारण्य के बारे में क्या सही है? प्रारंभ 1973 में सांखला में किया गया था। ये बाघ अभ्यारण्य बोल रहे हैं, इसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। इसका प्रारंभ 1973 में इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। इसके अध्यक्ष सांखला थे। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनका पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट 1973 में स्थापित किया गया था। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर बाघ टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित टाइगर रिजर्व आपका नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदन कानन प्रसिद्ध है। प्रथम सफ़ेद बाघ जो है बाघ सफारी मुकुंदपुर में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए,
पर्यावरण प्रदूषण के बारे में क्या सही है? वायु प्रदूषण जो है वायु के अनुपात में परिवर्तन होता है जिससे मानव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब मानव के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उसको क्या बोला जाता है? वायु प्रदूषण बोलते हैं। जल प्रदूषण, जल के लक्षण में परिवर्तन होता है। ध्वनि प्रदूषण, सामान्य सहन सीमा से अधिक जो ध्वनि होता है उसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। मृदा में अवांछनीय पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थों का मिल जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाला विकिरण जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है उसको रेडियोधर्मी प्रदूषण बोला जाता है। अब देखिए ये सब सही, चलिए अगला देखते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण के बारे में क्या सही है? कौन कौन सा है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? चलिए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर युक्त जीवाश्म से निकलने वाला SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। रसायन उर्वरक में नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अम्ल वर्षा के बारे में क्या सही है? इसका pH 5.6 से कम होता है। SO2 मतलब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता है और नाइट्रस ऑक्साइड के उपस्थिति से अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। चलिए अगला देखते हैं। जल प्रदूषण कारण के बारे में क्या सही है? कारखानों से निकलने वाला अनौपचारिक जल को प्रदूषित करता है। रासायनिक दवाइयाँ, वृक्षों की कटाई और शहरों द्वारा निकलने वाला अपशिष्ट ये क्या करता है? जल को प्रदूषित करता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल कौन सी गैसों के बारे में क्या सही है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ये सब जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण गैस है, इनको याद रखिएगा, ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए प्राकृतिक संसाधन के बारे में क्या सही? नवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं जिसको मतलब दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका उदाहरण जल, वायु और मृदा है। अनवीकरणीय संसाधन जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोयला और पेट्रोलियम। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस के बारे में क्या सही है? विश्व जल मग्नता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जल संसाधन दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या सही? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को और विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में क्या सही है? असम में देखिए मानस और काजीरंगा निमोरी ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास, ये जो है 4 टाइगर रिजर्व है जिसमें से दो अभ्यारण्य को मिक्स करके बनाया गया है। अब देखिए राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना ये टाइगर रिजर्व है। चलिए अगला देखते हैं। ये उपरोक्त सभी सही है। देखिए आपका हमारा रेड डाटा बुक में बारे में क्या सही है? विलुप्त जाति का कोई सदस्य अगर जीवित नहीं है तो इसको क्या बोला जाता है? विलुप्त। यदि किसी जाति का कोई सदस्य जीवित नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है? विलुप्त। जैसे इसका उदाहरण लाल तोता, गुलाबी सिर वाली बतख। हमारा एशियाई मतलब भारतीय जो चीता है वो भी विलुप्त हो गया है कि वन विलुप्त तो किसको बोलते हैं? जाति या फिर वह जाति जो जंगल में समाप्त हो गए हो तथा उसको बचे हुए चिड़ियाघरों में सुरक्षित रखा गया हो, इसको बोला जाता है वन विलुप्त। इसको रेड डाटा बुक में वन विलुप्त के नाम से जाना जाता है। देखिए अति संकटग्रस्त किसको बोला जाता है? जिन प्रजातियों का विलुप्त होने का घोर खतरा बना रहता है उसको अति संकटग्रस्त बोला जाता है। इसमें जंगली उल्लू, गंगा सार्क और सोन चिड़ैया जो है प्रमुख है। संकटग्रस्त विलुप्त होने का खतरा बना होता है, इसमें सुनहरा लंगूर, गंगा डॉल्फिन और एशियाई सेल को शामिल किया गया है। संकट निकट ऐसे जीव जिनका विलुप्त होने की संभावना हो सकती है। भेड़िया और तेंदुआ जो है इस प्रकार के जानवर हैं। देखिए संकट मुक्त ऐसे जानवर जिन पर प्रजातियों पर क्या बोलना चाहिए? विलुप्ति का खतरा बहुत कम है, उसको बोला जाता है आपका संकट मुक्त। तो इसमें नील गाय, चिंकारा, काला हिरण ये सब शामिल है।
चलिए फाइनली आप लोगों का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना आप लोगों को इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, बाकी इससे ज़्यादा और नहीं आ सकता। चलिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का PDF वगैरह चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मेरे में सेंड व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्वेश्चन बनाऊंगा सीधा 400-500 क्वेश्चन का, और उसमें ऐसे ही नहीं रहेगा, वो खाली ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। उसमें आप लोगों का टाइमिंग रहेगा, आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग कर सकते हैं, टिक कीजिए और मुझे बताइए कितना कितना आप लोगों ने नंबर लाए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए।